हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे मिक्स्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी 3-4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैंने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो में लिए हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले जेई और एई के एग्जाम। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द करेंट लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। कौन सा ट्रांसफॉर्मर हमारे करेंट लेवल को इंक्रीज करता है प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो करेंट लेवल को इंक्रीज करने का काम हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, ए करेक्ट आंसर है और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हमारे वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करते हैं और करंट लेवल को डिक्रीज करते हैं, जबकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करते हैं और करंट लेवल को इंक्रीज करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करंट को इंक्रीज करता है और वोल्टेज को डिक्रीज करता है, जबकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द करंट लेवल। कौन सा ट्रांसफॉर्मर करंट लेवल को बढ़ाता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करंट को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डीसी मशीन कंपैरेटिव टू एसी मशीन। एसी मशीन के कंपैरिजन में डीसी मशीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बी इसका करेक्ट आंसर है। द डीसी मोटर एफिशिएंसी इज हाई। डीसी मोटर की एफिशिएंसी एसी से ज्यादा हाई होती है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मशीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? तो बेसिकली जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द की प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मशीन। जो इंडक्शन मोटर होती है उसका की प्रिंसिपल होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन मोटर में एक स्टार्टर होता है और एक रोटर होता है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पे दिया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है? तो डीसी मशीन का डिसएडवांटेज है, इट हैज वेरी हाई टॉर्क। इसमें बहुत हाई टॉर्क होता है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे बहुत सारे डीसी मशीन के एडवांटेजेस मैंने बताए हैं, तो हर एडवांटेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में देखते जाइए, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज इजी। डीसी मशीन या डीसी मोटर का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इजी होता है, तो ये तो एडवांटेज हो गया। फ्री फ्रॉम हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स से फ्री होता है इनका ऑपरेशन, तो ये भी एडवांटेज है। ऑपरेशन इज स्लीमलेस, यानी कंटिन्यूअस होता है, बिना रुकावट के ऑपरेशन चलता रहता है इसका, तो ये भी एडवांटेज है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? टॉर्क इज हाई, इसका टॉर्क बहुत हाई होता है। तो अगर आपको किसी का, मान लीजिए कोई क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता है, तो सारे ऑप्शन आप पढ़िए, उससे आप करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर प्रेशर डायरेक्टली। कौन सा डिवाइस डायरेक्टली प्रेशर को मेजर करता है? हमारा जो बॉर्डन ट्यूब है वो डायरेक्टली यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर है। बॉर्डन ट्यूब इज यूज टू मेजर प्रेशर। ठीक है, और जो बॉर्डन गेज होता है आर अवेलेबल टू कवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, और बॉर्डन गेज का यूज किया जाता है लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी रूल विच टाइप ऑफ पोल इज नॉट यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम किस टाइप का पोल यूज नहीं करते अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी रूल? तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम वुडन पोल का भी यूज करते हैं, आरसीसी यानी कंक्रीट पोल का भी यूज करते हैं, और स्टील पोल्स का भी यूज करते हैं। केवल हम सिलिकॉन पीवीसी पोल्स का यूज नहीं करते। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, डी करेक्ट आंसर है इसका।
अब यहाँ पे वुडन पोल भी यूज़ किए जाते हैं, आरसीसी पोल, स्टील पोल और स्टील टॉवर, इन सब का यूज़ हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं। जो रिकमेंडेड स्पैन है इनको यूज़ करने का वो भी यहाँ पे दिया है। वुडन पोल को हम 40 से 50 मीटर के स्पैन में लगाते हैं, आरसीसी पोल को 80 से 100 मीटर के स्पैन पे, स्टील पोल को 50 से 80 मीटर के स्पैन पे, और स्टील टॉवर सबसे ज़्यादा हाई स्पैन पे यूज़ किए जाते हैं 300 मीटर और एबव। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी रूल विच टाइप ऑफ पोल इज नॉट यूज इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किस टाइप का पोल हम यूज़ नहीं करते, तो सिलिकॉन पीवीसी पोल का हम यूज़ नहीं करते, और इन चारों पोल का हम यूज़ करते हैं। इनमें से सबसे लीस्ट स्पैन में कौन सा पोल यूज़ किया जाता है, सबसे स्मॉल स्पैन में वुडन पोल। सबसे हाई स्पैन में कौन सा पोल यूज़ किया जाता है, तो स्टील टॉवर। स्टील टॉवर की रेंज है 300 मीटर या उससे ज़्यादा। तो इस टाइप से एक ही क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन से कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द रिकमेंडेड स्पैन इन केस ऑफ वुडन पोल इज। वुडन पोल का रिकमेंडेड स्पैन कितना है इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग हमारे वुडन पोल का जो स्पैन है वो है 40 से 50 मीटर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था। अब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। वुडन पोल के बारे में पूरा यहाँ पे दिया है कि वुडन पोल का स्पैन क्या होता है, कितना वोल्टेज कैरी कर सकता है हमारा वुडन पोल, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन में उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वुडन पोल की लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ टाइम क्या होता है मतलब उसका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ पोल इज रिकमेंडेड फॉर हाईएस्ट स्पैन। हाईएस्ट स्पैन के लिए कौन सा पोल रिकमेंड करते हैं, तो हाईएस्ट स्पैन के लिए हम स्टील टॉवर का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इसके। यहाँ पे देखिए, स्टील टॉवर 300 मीटर और एबव के लिए यूज़ की जाती है, और लीस्ट के लिए वुडन पोल का यूज़ करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गे वायर। गे वायर का मेन पर्पस क्या होता है, तो अगर आपको मालूम होगा कि मान लीजिए ये हमारा पोल है, तो पोल को सपोर्ट करने के लिए जो वायर का हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है या थंडर स्टॉर्म्स चल रहे हैं, तो बहुत तेज हवा से इनसे अपने पोल को, इलेक्ट्रिसिटी पोल को प्रोटेक्ट करने के लिए या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो वायर हम इस तरीके से लगाते हैं उसको हम कहते हैं गे वायर। आपने अपने घरों के आसपास में ये देखा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सपोर्ट द पोल। इलेक्ट्रिसिटी पोल को सपोर्ट करने के लिए जो वायर यूज होता है वो गे वायर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कितने फीट के पोल के लिए हमें गे वायर की ज़रूरत पड़ती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज बाय ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम कौन सी अर्थिंग का यूज़ करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए बेसिकली हम स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्ट्रिप अर्थिंग इज यूज बाय ट्रांसमिशन लाइन। और अर्थिंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं उनसे अपने कंडक्टर को प्रोटेक्ट कर। लाइटनिंग स्ट्रोक मतलब क्या होता है, जो बिजली चमकती है ना, आपने देखा होगा कि एकदम से कई बार इतनी बहुत तेज बिजली चमकती है और अपन को ऐसा लगता है यहाँ पे इस पोल के आसपास बिजली जो है वो गिर गई है। तो उस लाइटनिंग स्ट्रोक से अपने कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन में हम स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूज मटेरियल। फ्यूज मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा होगा आपके घरों में फ्यूज लगे रहते हैं जो हमारे घरों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं। यानी कई बार आप देखते हो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, उसके कारण कई बार शॉर्ट सर्किट होकर घरों में आग भी लग सकती है अगर फ्यूज़ नहीं हो तो फ्यूज़ बेसिकली एक स्मॉल वायर होता है जो हमारे घर को शॉर्ट सर्किट होने से प्रोटेक्ट करता है। यानी उसकी अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो
घरों में आग वगैरह भी लग सकती है, इसीलिए हम फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं। तो जो फ्यूज़ वायर होते हैं उनका जो मटेरियल होना चाहिए उसमें हाई रेजिस्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए कि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा या थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज हुआ तुरंत आपका फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज एलिमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: लो मेल्टिंग पॉइंट, लो ओमिक लॉस, हाई कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं लो रेजिस्टिविटी, लो कॉस्ट और फ्री फ्रॉम डिट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी हमारे फ्यूज मटेरियल में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैव हाईएस्ट लाइफ स्पेन? किस पावर प्लांट का लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा होता है? तो बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट का लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा होता है, अबाउट 100 ईयर और मोर, 100 ईयर और उससे ज्यादा का लाइफ स्पेन होता है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट का। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो एफिशिएंसी होती है, द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल एंड विंड पावर प्लांट रिड्यूसेस ओवर टाइम फास्टर एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, उसका लाइफ स्पेन भी ज्यादा होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द पावर प्लांट इज इंक्रीजेस? अगर पावर प्लांट का डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होता है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें बी स्टेटमेंट करेक्ट है, प्लांट कॉस्ट विल बी लेस। अगर डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा पावर प्लांट का तो प्लांट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, द ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर द लेसर इज द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ पावर। अगर डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा तो पावर जनरेशन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, यानी हमारे प्लांट की कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज डाइवर्सिटी फैक्टर मीन्स लेसर मैक्सिमम डिमांड। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द हार्ट ऑफ द एटॉमिक पावर प्लांट? इनमें से एटॉमिक पावर प्लांट का हार्ट क्या कहलाता है? तो बेसिकली एटॉमिक पावर प्लांट का जो हार्ट होता है वो हमारा रिएक्टर होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर द हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जो एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो हमारा रिएक्टर होता है। दैट कंटेन एंड कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट थ्रू ए फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज नॉट डन बाय शेयरिंग ब्रिज? कौन सा मेजरमेंट शेयरिंग ब्रिज की हेल्प से नहीं कर सकते? हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हम शेयरिंग ब्रिज की हेल्प से। शेयरिंग ब्रिज क्या कहलाता है वो यहाँ पे दिया है। शेयरिंग ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज फॉर मेजर द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल। जो शेयरिंग ब्रिज होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या सर्किट है जिसका यूज किया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल केबल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए। किस टाइप की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी? जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल केबल का कैपेसिटेंस, उसकी परमिटिविटी, उसकी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को मेजर करने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस जो है वो मेजर नहीं किया जाता शेयरिंग ब्रिज की हेल्प से। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग द क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल? किस ब्रिज का यूज हम नहीं करते क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए कॉइल का? तो बेसिकली मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज का हम यूज नहीं करते कॉइल का क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए। मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज का यूज किया जाता है केवल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। क्वालिटी फैक्टर हम इसकी हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रांजिस्टर किसका एग्जाम्पल है? तो ट्रांजिस्टर बेसिकली यूनिलेटरल सर्किट का एक एग्जाम्पल है। ट्रांजिस्टर आपने पढ़े होंगे। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है एज अ एम्पलीफायर की तरह और एक इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। यूनिलेटरल सर्किट का बेस्ट एग्जाम्पल है डायोड और ट्रांजिस्टर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एक्टिव एलिमेंट?
एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? द एलिमेंट दैट सप्लाई एनर्जी, एक ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी सप्लाई करता है उसको हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। एबिलिटी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज, एक्टिव एलिमेंट में एबिलिटी होती है कि फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करे, ये भी सही है। यूज फॉर एनर्जी स्टोर एंड डिस्चार्ज, एनर्जी स्टोर करने के लिए और डिस्चार्ज करने के लिए हम एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्टिव एलिमेंट इज एन एलिमेंट कैपेबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट। और जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, मोटर, ये सब आपके क्या है? एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम हैव अल्फा न्यूमेरिक टाइप ऑफ कैरेक्टर, कौन से नंबर सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक टाइप कैरेक्टर यूज किए जाते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें हम ए से जेड तक अल्फाबेट्स का भी यूज करें, नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट का भी यूज करें। तो डेसिमल का बेस 10 होता है, सारे नंबर्स यूज किए जाते हैं अप टू 10। ऑक्टल का बेस 8 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, 0 और 1, इसमें बाइनरी नंबर हम 0 और 1 को कंसीडर करते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, इसके लिए हम 0 to 9 का यूज करते हैं नंबर्स का, और A to F हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक टाइप कैरेक्टर्स। तो हेक्साडेसिमल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिवर्सल गेट, किस ग्रुप का हम यूनिवर्सल गेट की तरह यूज करते हैं? तो बेसिकली अगर आपने यूनिवर्सल गेट पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम नैंड और नॉर गेट का यूज करते हैं एज अ यूनिवर्सल गेट। इनकी हेल्प से हम किसी भी अदर बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इनकी हेल्प से जब हम बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इकोनॉमिकल भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। नैंड और नॉर गेट हमारे यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ए यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर टाइप ऑफ गेट। यूनिवर्सल गेट एक ऐसा गेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी अदर गेट की हेल्प से, तो वो कहलाते हैं आपके नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं आपके मिक्स्ड एमसीक्यू के, यानी इसमें मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, डीसी मशीन के, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स करके आपको बताए हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ वो बहुत हेल्पफुल होता है अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले हैं ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन पे, पीएलसी पे, स्कैडा पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।